तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, हेलो सारे बच्चों को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का वन शॉट। तो हमें पता है कि अल्कोहल सोच के आपके दिमाग में बहुत ढेर सारी चीज़ें आ गई होंगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आइए पहले बात करते हैं आखिर ये होते कौन से लोग हैं और क्यों इनको यही नाम दिया गया है। थोड़ा बढ़िया कलर चूज किया जाए ताकि आपको दिख सके। अगर किसी भी स्ट्रेट चेन के साथ बच्चों, किसी भी स्ट्रेट चेन के साथ, कार्बन की स्ट्रेट चेन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे कहा जाएगा अल्कोहल। बच्चों अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कोशिश की जाए कि 10-15 लाइक्स तो आ ही जाए। लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये चैनल नहीं देखा। तो अल्कोहल की बात करें तो स्ट्रेट चेन के साथ अगर OH ग्रुप आता है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप आता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। और अगर दो स्ट्रेट चेन को बच्चों R से और R डैश R डबल डैश से दिखाते हैं, मतलब R से दिखाते हैं, उनके बीच ऑक्सीजन है तो उसे ईथर कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। ये थी सबसे पहली बात। अब सम कॉमन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जिनके कुछ कॉमन नेम है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फिनॉल तो आपने देख लिया। फिनॉल के अलावा ये देखते हैं, अगर यहाँ पे CH3 है और इसके साथ OH है तो ये कंपाउंड कहलाता है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर ये OH ग्रुप मूव कर गया है और यहां पे आ जाएगा इसे कहेंगे पैराक्रिसॉल। और वापस से अगर ये OH ग्रुप मूव कर गया तो ये कहलाएगा पैराक्रिसॉल। आई होप यहां तक तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा ऑर्थो पैराक्रिसॉल में। चलिए, फिर इसके बाद अगर दोनों ग्रुप OH होते हैं, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। बच्चों कॉमन नेम बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि कॉमन नेम आपके एग्जाम्स में आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये रिसोर्सिनॉल से कैसे बनाएंगे, तो आपको रिसोर्सिनॉल पता ही नहीं है तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। रिसोर्सिनॉल के बाद आता है अगर OH ग्रुप थोड़ा सा एक दूसरे गोले में चला गया, मूव कर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटेचॉल। और वापस से अगर OH ग्रुप मूव कर गया और कुछ ऐसा बन गया, इसको कहेंगे हाइड्रोक्विनॉल। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड से, कॉमन स्ट्रक्चर से जिनके बारे में आपको जानना था। अब आइए कुछ और जानते हैं। स्ट्रक्चर या आइसोमेरिज्म की हम बात करने जा रहे हैं। डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ समझ में आने वाला है जो हम बता रहे हैं। इसके बाद से कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक बहुत ही आसान होती है, बहुत ही प्रेम से आपको पढ़ाई जाएगी। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्कोहल 1 डिग्री हो सकता है बच्चों, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 1 डिग्री की बात करें मतलब जब OH ग्रुप के साथ सारे कार्बन लगे होंगे। यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर OH ग्रुप के साथ जो कार्बन है उससे 2 कार्बन जुड़े हो, देखिए एक कार्बन ये OH ग्रुप से जुड़ा हुआ, इससे 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। पर यही अगर 3 लोग जुड़ जाएंगे, इसको क्या कह देंगे बच्चों, इसको कह दिया जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या तो इनका अल्टरनेटिव नाम भी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, ये नाम मत भूलिएगा। एन आइसोनियो के बारे में आपको हेलो एल्केन से बताया गया था, वो सेम चीज यहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले देख लिया जाए आपको ये कलर दिख रहा है कि नहीं। ओके, थोड़ा सा हमें ऊपर करने की ज़रूरत थी
और ये हमने कर दिया। इसके बाद ये तो पहला तरीका था। दूसरा में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रिक मतलब नॉर्मल CH3OH जिसमें एक OH हो। डाईहाइड्रिक होता है उसके बाद, जिसमें सबसे कॉमन ये है, जिसको नाम दिया जाता है ग्लाइकॉल। और फिर ट्राईहाइड्रिक आता है, जो कि ये और इसको कॉमनली कहते हैं ग्लिसरॉल। तो ये सारी बच्चों बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं रही होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की कि अल्कोहल को बनाया कैसे है। और बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखते हैं सबसे पहले कि कॉमन तरीका है किसी भी कंपाउंड को बनाने का, ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ेंगे तो आइए हम देखते हैं प्रिपरेशन को। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीके का जो प्रिपरेशन हो सकता है वो ये कर सकते हैं कि अल्केन का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिलेगा अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इनका भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वापस सेम स्टेप हम जा सकते हैं रिडक्शन करके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, कैसे होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कुछ कॉमन एजेंट्स आते हैं, K2Cr2O7, KMnO4, सबसे कॉमन रिएजेंट्स बच्चों। वही अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। मेटल जैसे लेड, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कैटलिस्ट के साथ, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और ये कुछ कॉमन तरीके हैं जैसे हम लोग कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। अब ये दिखता कैसा है, थोड़ा इसको देखा भी जाए। पहले देखते हैं आपको ये येलो कलर दिख भी रहा है या नहीं। बहुत ही कम दिख रहा है, इससे नहीं लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्पल से लिखते हैं, बहुत दिनों से बहुत बच्चों की चाह थी। तो बच्चों ये रहा एक सिंपल अल्केन। तो ऑक्सीडेशन में हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो जैसे हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, इसके पास OH आ गया, देखिए दिख रहा है, और ये क्या में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। अगर हम दोबारा एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमूव होगा वाटर। देखिए आपको H2O दिख रहा है, और टूट कितने बॉन्ड रहे? दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो उनको 2 बॉन्ड से ही रिप्लेस किया जाएगा। और हमने किससे रिप्लेस किया? देखिए डबल बॉन्ड से रिप्लेस किया, और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और अब 2 बॉन्ड की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब वापस से सेम रिएक्शन होगा, मतलब वापस से हमने ऑक्सीडेशन कराया तो वापस से क्या होगा? H रिप्लेस होकर OH बन जाएगा और एक H बच जाएगा। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन की कहानी होती है। सॉरी। और रिडक्शन में ऐसे हम वापस जाएंगे, तो ये स्टेप फॉलो करेगा वापस। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन तरीका है जिससे हम एल्डिहाइड अल्कोहल बना सकते हैं। तो हमें रुकना कहाँ था? हाँ, जानबूझ के लिए हमें रुकना यहीं पे है बच्चों, अल्कोहल पे। तो हम चाहे यहाँ से वापस आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए। देखिए हमें यहीं पे रुकना है, तो चाहे हम यहाँ से ऑक्सीडेशन करके आए, चाहे यहाँ से रिडक्शन करके आए, रिएजेंट्स आपको दे दिए गए हैं। तो ये पहला तरीका था जहाँ से हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। दूसरे तरीके की बात करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी जो पी है चोरी तो नहीं की है। चलिए दारू की बात हो रही है। कहीं हम गिर न पड़े। चलिए दूसरा है एसिड कैटेलाइज्ड
हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब अगर हमने अल्कीन लिया है, यही होता है अल्कीन, कोई कष्ट तो होना नहीं चाहिए आपको। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर किया जा रहा है और एसिड H+ ऐड किया जा रहा है, तो ये हमें क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा। अब सवाल आता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो आइए देखते हैं हो कैसे रहा है। इतनी कहानी तो आपको ज्ञात है बच्चों, इतनी कहानी में तो कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए। और ये कैसा दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, उस पर प्लस चार्ज था, जो प्लस चार्ज उसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो ऑक्सीजन जो व्यक्ति है ना, ऑक्सीजन को प्लस चार्ज भाता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन कहता है हम नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, तो मदद मांगा किससे, अल्कीन से। और अल्कीन के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड था जिसको अनसैचुरेशन कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड इसने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भगा दिया, तो ये क्या हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है। और अब ऑक्सीजन इसको भी भगा दिया, ले भी लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे माइनस चार्ज, तो OH- और H+ हो जाएगा। और देखिए अटैक करवाइए, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, तो क्या होगा, देखिए एक H वाटर का है और एक OH है, तो ये सिंपल सा बन गया एल्कोहल। सबसे पहला तरीका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होता है, जहां पे अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करा के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये तो बच्चों बात तब हुई जब ये अल्कीन जो है सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। पर अगर अलग अलग हुआ तो, अगर यहाँ पे लिख दे रहा है, अगर तो नहीं लिख सकते हैं, तो लिख तो कुछ भी सकते हैं, अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, देन negative part goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, lesser number of hydrogen। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी, आई होप सो। दूसरा तरीका है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन बच्चों कलर अलग अलग बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। तो हाइड्रोबोरेशन में भी हम क्या करते हैं, हम अल्कीन लेते हैं, और इसके साथ ये लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सॉरी थोड़ा सा ये 2 हो जाएगा, B2H6 एक्चुअली होता है और ये 3 है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होगा बच्चों, 3 हाइड्रोजन। तो तीनों हाइड्रोजन को एक एक बार ये रिप्लेस करता जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि 3 बार क्यों रिप्लेस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है जो ये रिलीज कर सकता है, मतलब बॉन्ड यहां से तोड़ सकता है। तो जैसे ही वो 3 बॉन्ड तोड़ेगा, 3 ऐसे लोग आएंगे, 3 1 देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है, तीनों को तोड़ेगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, H3C HC डबल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस इनटू B, क्योंकि बोरॉन का जो वैलेंसी होता है वही 3 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और फिर जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे,
सेम प्रोसेस पिछला वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। और अभी ऊपर एक सुंदर सी चीज लिखें कि एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल है तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है बच्चों, OH है, लेसर किसके पास है, इसके पास, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, आराम से ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे रिएक्शन में आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि सर अभी तो देख रहे थे, तो आइए आपको बताते हैं क्यों देख रहे थे और क्यों दोबारा देखना पड़ रहा है। एल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्कोहल मिल जाता है, इतनी जानकारी हमें पहले से है ना बच्चों, इतनी जानकारी तो आपको पहले से है। पर बात आती है कि रिडक्शन से क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो आपको पता था, रिडक्शन देखते हैं। अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड में भी कई सारे एल्डिहाइड हैं, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। किसी और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। पर अगर हम कीटोन का कराएंगे RCOR' तो हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो होता है NaBH4। ठीक है, कहीं कहीं LiAlH4 यूज किया जाता है, पर ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो जनरली प्रेफर क्या किया जाता है, NaBH4 किया जाता है। इससे भी इजी तरीका एक होता है जहां पे हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या कराते हैं, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं और उसका कन्वर्जन करते हैं। मेरी बात समझ में आप लोग को आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? चलिए, तो ईस्टर से बेटर आपको कार्बोक्सिलिक ही बता दिया जाए। कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंगे RCOOH इन द प्रेजेंस ऑफ R-OH अल्कोहल के साथ। तो H2O तो आपको निकलता दिख रहा होगा, देखिए H2O ये बाहर चला जाएगा तो बन क्या जाएगा, RCOOR'। कोई कष्ट परेशानी नहीं। फिर इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। वाटर का मतलब H+ और OH-, है ना। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अटैक आयन, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, अटैक करवाइए। RC⋅OH प्लस R'OH। इस तरीके से भी अल्कोहल बन सकता है। एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कार्बोक्सिलिक का भी रिडक्शन करके, कार्बोक्सिलिक का भी अगर हम चाहें तो रिडक्शन करें और फिर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये भी हमें एल्कोहल दे देता है। तो एल्कोहल हमें यत्र तत्र इधर उधर हर जगह से मिल जाता है। कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा बच्चों यहाँ पर? ठीक। अब ये वाली जो कहानी आप लोग देख रहे हैं, ये वाली कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक और तरीका है जिसके क्वेश्चन जनरली आते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जैसे कि कौन सी मूवी आप लोग देख रहे थे अभी तक, जैसे कि वर्ल्ड कप हम लोग हारे हैं, मूवी देखिए, मूवी छोड़िए, तो वर्ल्ड कप में रोहित और कोहली का चलना बहुत ही ज़रूरी था। वो लोग अपने फुल फॉर्म में चले, बाकी लोग नहीं चले। तो अगर कोहली सर लास्ट तक टिके होते तो काम हो जाता। तो जितने इंपॉर्टेंट कोहली सर है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो नॉर्मली कार्बन पे माइनस चार्ज लाता है। तो कंपाउंड्स में कार्बन बढ़ाने के लिए हम इन भाई साहब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों कहते हैं RMgX को जहां पे कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। तो आइए इनके रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये फॉर्मल्डिहाइड है, RMgX का रिएक्शन कराते हैं। तो कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज। अटैक करवा देते हैं, ठीक है, अटैक करवाते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। तो ये रहा, कार्बन पे कौन सा चार्ज था, प्लस, तो वहां कौन अटैक करेगा, R मतलब स्ट्रेट चेन, और यहां अटैक करेगा MgX। ये रहा बॉन्ड, ठीक है। अब हम वापस से इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और OH-। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस पे कौन चला जाएगा, H चला जाएगा, और हमें क्या मिल गया, एल्कोहल। और ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है हमें, ये बात आपको याद रखनी होगी जन्मों जन्मांतर तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा आता है कोई और एल्डिहाइड, मतलब सेम केस, पर यहाँ पे दोनों जगह H की जगह एक जगह R आ जाएगा। तो आइए सेम रिएक्शन देखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं इस बार, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं इस बार। तो देखिए क्या क्या था बच्चों, 2 H थे इनके पास से, यहाँ पे एक के पास H है और एक के पास R है। तो कार्बन में एक H जोड़ देते हैं और एक R जोड़ देते हैं एल्डिहाइड का, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R' ले लेते हैं, मतलब दूसरा कार्बन भी हो सकता है। इसके साथ कितने R ग्रुप हो गए, 2, और जब R ग्रुप 2 होता है तो क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल। कोई कष्ट नहीं, सेम मैकेनिज्म। और वही अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन के पास खुद 2 कार्बन होता है, और तीसरा कार्बन R" ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों हो सकता है कार्बन अलग अलग, इससे लेंगे। तो आइए सेम चीज ट्राई करते हैं, तरकीबें तरकीबें कितनी हैं तरकीबें। तो इसके पास एक H और एक R एल्डिहाइड के पास से आया था, और यहां से दोनों लोग कौन आ रहे हैं, R and R', और एक R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और बाकी OH तो है। तो ये क्या दे रहा है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल। फिर से दारू दारू ही दारू 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 दारू। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड हमें 1 डिग्री एल्कोहल देता है, नॉर्मल कोई एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल देता है, और कीटोन हमें 3 डिग्री एल्कोहल देता है। तो ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन थोड़ा सा खत्म होता है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप तब तक इसको कॉपी कर लीजिए। तो थोड़े से रेस्ट के बाद वापस आते हैं, थोड़ा पानी वानी पीने गए थे, थक गए थे बच्चों। तो अब फिनॉल को प्रिपेयर करना हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरीकों से। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स लास्ट चैप्टर में आप लोग ने देख रखा है, और इस रिएक्शन को कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। यहां हम क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, NaOH लेते हैं 623 केल्विन पे, और यहां से ये H और ये Cl रिमूव हो जाएगा, और बाकी लोग वहां पे ऐड हो जाएंगे, और इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब इसका एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है अपना प्यारा फिनॉल। कोई कष्ट परेशानी नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत ही सुंदर बात। दूसरे रिएक्शन की हम बात करें
तो दूसरा रिएक्शन डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन से होता है। किससे होता है? बेंजीन से। बेंजीन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉरी बेंजीन को अगर हम ओलियम से रिएक्ट करवाते हैं H2H2O7 से, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है, HSO3 बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, उसका वन शॉट का वीडियो नीचे डाल दिया जाएगा, जहां पे आप देखे होंगे कि हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो अटैक कौन करता है? HSO3 अटैक करता है, उसके अलावा कभी भी कोई भी अटैक नहीं करता है। और फिर जैसे ही इसको NaOH के साथ एसिडिक मीडियम में रखेंगे, ये हमें बना के क्या दे देगा? अपना प्यारा आपका फिनॉल। तो ये H2H2O7 का नाम बच्चों होता है ओलियम। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है व्हाट हैपेंस व्हेन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरा जो है वो है डाइजोनियम सॉल्ट। इसका इंपॉर्टेंस आपको पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है। डाइजोनियम सॉल्ट जो चाहे वो ऐड करा सकता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट आपने हेलोएल्कीन्स हेलोएरीन्स में देख रखा होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, सवाल तो ये आ जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट इन भाई साहब से बनता है और इनका नाम होता है एनिलीन। कुछ कॉमन नेम्स बच्चों याद जरूर से होना चाहिए। तो एनिलीन के साथ NaNO2 और HCl रखते हैं तो ये बनता है N2Cl और इन्हीं भाई साहब का नाम क्या है? डाइजोनियम। फिर जैसे इसको वार्म H2O में रखेंगे, वो भी H+ के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा क्या? आपका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका प्यारा फिनॉल। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम फिनॉल, तो आप ये पूरा रिएक्शन लिख देंगे, तो दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर 3 डिग्री एल्केन। इन्हीं भाई साहब को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एज यू कैन सी दैट कि अल्केन के ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फिर वापस से पानी, क्योंकि अपने को तो पानी निकालना है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ करा देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना प्यारा, आपका प्यारा फिनॉल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम फिनॉल प्रिपेयर करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज एसिडिटी, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार आता है। तो बच्चों अगर हम एल्कोहल की बात करें, फिनॉल की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करें, तो एसिडिक नेचर का मतलब अगर X कंपाउंड है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करके कितना ज्यादा और कितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है और हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के बाद वो कितना स्टेबल है, वही हमें बताता है कि कोई भी कंपाउंड कितना एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका एल्कोहल और ये रहा आपका फिनॉल। तो अगर ये H+ रिलीज करेगा तो क्या बनेगा? RO-, जिसको कहते हैं हम लोग एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। और ये H+ रिलीज करेगा तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करेगा, पर यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा।
और ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो हम क्या लिखते हैं, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन पे जो चार्ज होगा वो रेजोनेंस होने के कारण मूव करेगा, और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीरो होगा, जिसके कारण फिनॉल विल बी ऑलवेज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप फिनॉक्साइड आयन लिख के इसको एक्सप्लेन कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें बच्चों, एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल में 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये ऑर्डर होता है एसिडिटी का। अब इसके रीजन भी पता कर लेते हैं। ये रहा आपका 1 डिग्री, ये रहा आपका 2 डिग्री और ये रहा आपका 3 डिग्री। ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ेगा। और ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन और देने की कोशिश करेंगे, तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, इसको और इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लोग होंगे उतना स्टेबिलिटी कम होगी। एसिडिक नेचर जो H+ रिलीज होने के कारण होता है वो जनरली रिएक्शन विथ मेटल में दिखाता है। एल्कोहल रिएक्शन विथ मेटल्स में, तो अगर किसी भी एल्कोहल को हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो H+ रिलीज करेगा और ये आपको बना के दे देगा। तो एसिडिक नेचर की जब भी हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल अपने एसिडिक नेचर में हमेशा यही शो करता है। ठीक है, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो एल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है उसको कहते हैं एस्टरीफिकेशन। इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा। ये एल्कोहल का एसिडिक नेचर शो करता है। आइए बात करते हैं कैसे। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, और ये रहा आपका एल्कोहल। तो यहां से ये H और यहां से OH निकाल देना। तो H रिलीज करना कौन सा नेचर कहलाता है, एसिडिक नेचर, और बन क्या जाएगा RCOOR- और इसी को कहते हैं ईस्टर। और क्योंकि ये H+ रिलीज कर रहा है एल्कोहल, तब ये रिएक्शन हो पा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन भी एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखाता है, जैसे कि मेटल के साथ वाला रिएक्शन एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा था। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल रिएक्शंस की बात करें जो एल्कोहल शो करता है, जो उसके OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण आता है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे ऊपर जो आता है वो आता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। OH बॉन्ड क्लीवेज में, OH बॉन्ड क्लीवेज। तो पहला रिएक्शन जो है वो है विथ हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब X। तो बच्चों जब आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ा होगा तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जो स्टार्टिंग के रिएक्शंस थे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, वो सारा OH बॉन्ड को तोड़ते हुए दिखा रहे थे, जैसे कि ROH प्लस HX पे क्या बना देता है RX प्लस H2O। कैसे बना रहा है ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तभी तो OH बॉन्ड टूट रहा है इसीलिए। तो जितने भी स्टार्टिंग के रिएक्शंस थे वो विथ हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, वो सारा OH बॉन्ड का क्लीवेज बता रहे थे। दूसरा जो आपका OH बॉन्ड की क्लीवेज को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है वो है लुकास टेस्ट। ये आपसे पूछा जाता है। पहले रिएजेंट की बात करते हैं। तो लुकास रिएजेंट जो होता है बच्चों को होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl।
जब भी इसको अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, ये अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए होता है बच्चों, डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट टाइप का बनाएगा एट वंस, तुरंत रिएक्ट करवाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो टर्बिडिटी इन 5 मिनट देगा, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी दिखाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। और वहीं अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो नो टर्बिडिटी। तो इससे हम क्या कर पाते हैं बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत देता है, 2 डिग्री को 5 मिनट लगता है, और 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी देता ही नहीं है। और क्योंकि ये टर्बिडिटी नहीं देता है तो इजीली OH बॉन्ड इजीली रिलीज नहीं करता है। देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, ये रहा 3 डिग्री, अभी OH रिलीज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज को ये लोग इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर देंगे 3 डिग्री में, और ऐसा करने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री लुकास टेस्ट ज्यादा देता है। क्योंकि यहाँ पे हम बात भी किसकी कर रहे हैं, OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई कष्ट नहीं। अब अगली बात आती है जहां OH बॉन्ड का क्लीवेज देखा जाता है, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, कि कभी भी किसी कंपाउंड में वाटर अपने ओरिजिनल H2O के फॉर्म में ना होके H और OH के फॉर्म में हो, बट उसको निकाला जा सके, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल नॉर्मली डिहाइड्रेशन देता है H2SO4 के साथ और H2O के साथ। आइए देखते हैं, यह 1 डिग्री। तो अगर इसको सेम रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो ये नॉर्मल अल्कीन हमें दे देगा, ठीक। बट अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल में OH बॉन्ड रिलीज तो इजीली हो जा रहा है, बट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके कारण रिएजेंट हमें दूसरा चाहिए होता है, मतलब इजीली हो जाता है, इसलिए हम कम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 2 डिग्री। 2 डिग्री में हम 85% H3PO4 के साथ आराम से काम कर लेते हैं, और ये भी हमें अल्कीन दे देता है। और 3 डिग्री तो जैसा आपको पता है सबसे इजीली OH रिलीज करता है, तो 3 डिग्री के लिए हमें 20% H3PO से भी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से काम चल जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी कौन है, इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें जबरदस्ती करनी नहीं। अभी आपको ये बताया गया, देखिए कि इजीली रिलीज कर पाता है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये भी हमें अल्कीन दे देगा। दोनों साइड अल्कीन पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसीलिए इसने नहीं दिया। तो डिहाइड्रेशन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल डिहाइड्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीडेशन आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आएगा। एक बार ध्यान देखिए, तो अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। ये मेटल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, CrO3 किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। जो इस चैप्टर में नॉर्मली हम मेटल लेने वाले हैं वो है कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन तो कॉमन है जिसको हम नहीं लिखेंगे, बट इसको जरूर बताया जाएगा। तो अगली प्रॉपर्टी जो आती है, जो OH बॉन्ड का क्लीवेज दिखाती है, वो है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये रिएजेंट जो K2Cr2O7, CrO3, CrO2Cl2 या फिर K1O4, ये तो आप जानते हैं। बट जो स्पेशल रिएक्शन इसमें है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में रिएक्ट करवाएंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें दे देगा एल्डिहाइड।
ये आपको याद रखना है। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम करवाएंगे सेम रिएजेंट के साथ तो ये हमें देगा कीटोन, पर वही अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम सेम करवाते हैं तो ये हमें देता है अल्कीन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन क्या दे रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए। कोई कष्ट परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी हैलोएरिन्स के बारे में, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज वही होंगी, कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो आइए फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉमन के बारे में बात करते हैं, जो कि है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो अगर हम फिनॉल को मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रखेंगे तो सल्फोनिक एसिड बनाएगा। और बच्चों सेम चीज, पोजीशन कौन सी होगी? ऑर्थो और पैरा, और उसमें सबसे स्टेबल पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ऑलवेज पैरा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब दिक्कत कहां पे आती है, अलग कहां पे हो रहा है, आइए उसकी बात करते हैं। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें बच्चों, तो नाइट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक भी कर लेते हैं, इसीलिए इसको दूसरे कलर से भी पढ़ेंगे। नॉर्मल अगर हम नाइट्रेशन करते हैं फिनॉल का, किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बच्चों अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है? NO2+, और NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे रेजोनेंस भी देखा जाता है। ये बार बार होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो यहां पे अटैक तो कर देगा, किस किस पोजीशन पे करेगा बच्चों? एक तो पैरा पे करेगा और एक ऑर्थो पे करेगा। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे भी पोलैरिटी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी चार्ज दिख रहा है आपको, जिसके कारण इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई होप आपको दिख रहा है, एक बार देख लिया जाए। हाँ चलिए, आपको दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक में जहां आपने पढ़ा है, यहां पे पैरा पोजीशन ना स्टेबल होकर ऑर्थो पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगा, और ऑर्थो पोजीशन मेजर होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की लेयर हो गई है, जिसके कारण पैरा प्रोडक्ट मेजर ना होकर ऑर्थो होगा। तो जब भी आप नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और नाइट्रेशन होता है बच्चों, जब जहां पे हम फिनॉल को कॉन्क HNO3 से डायरेक्टली रिएक्ट करवा देते हैं। तो अगर हम इसको कॉन्क HNO3 से डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं तो हर पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, एक एक पोजीशन नहीं, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। तो इसको 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इसका सबसे कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, और ये येलो कलर का होता है। तो ये सब बातें बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये टेस्ट देगा कॉन्क HNO3 के साथ। पिछले वाले में आपने क्या किया था? कॉन्क HNO3 के साथ H2SO4 मिलाया था। यहाँ पे HNO3 खुले सांड की तरह घूम रहा है, और जब ये खुले सांड की तरह घूम रहा है तो पिक्रिक एसिड बन रहा है, तो येलो कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। दूसरा रिएक्शन, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों जो है उसको भी अलग कलर से देख लिया जाए। हैलोजिनेशन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी बात करेंगे। हैलोजिनेशन में स्पेशल ब्रोमिनेशन, अगर हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएं, बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वाटर की जगह ब्रोमीन इन एक्वस सोल्यूशन,
ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन प्लस H2O, कुछ भी दे सकता है। तो अगर कुछ भी देगा तो इस केस में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मतलब जैसे NO2 ग्रुप ऐड कर रहा था वैसे ये भी करेगा। बट अगर सेम हम ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड करा देंगे CH2, तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, या तो पैरा बनेगा या तो ऑर्थो बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट तो आप लोग को पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मेजर प्रोडक्ट आप बचपन से जानते आ रहे हैं, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है? पैरा होता है। कोई कष्ट परेशानी नहीं। अब एक नेम रिएक्शन आता है जिनको कहा जाता है रीमर टीमैन रिएक्शन। बच्चों देखिए, नेम रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो अगर फिनॉल को CHCl3 और एक्वस KOH, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देगा। और इन स्ट्रक्चर का नाम है सैलिसिल डिहाइड। तो ये आपको याद रखना है। सब लोग क्या है? 5 मिनट। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे CHCl3 जो है उसमें अटैकिंग रिएजेंट हो जाता है CHCl2, और इसको कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। मतलब यहां पे जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, OH, ये OH है, CHCl2। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक और ऐसा रिएक्शन है जिसको कोलबेज रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कोलबेज रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे कलर से इसको भी देख लिया जाए। यहाँ पे भी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग रिएजेंट हमारा वापस से क्या होने वाला है? फिनॉल। पर यहाँ पे हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं, और आपने क्या पढ़ रखा है कि NaOH से अगर रिएक्ट करवाएंगे हम तो डाउस प्रोसेस के हिसाब से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और फिर इसके बाद हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड विद H+ कराते हैं। जब भी देखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। और यहां पे ये बना के दे देगा OH और COH, और इन भाई साहब का नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए कॉमन एक चीज हमें दिख रही है, अगर फिनॉल के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन है, तो कॉमन नेम में सैलिसिल नाम आ रहा है। एल्डिहाइड है तो सैलिसिल के बाद डिहाइड लगा दिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सैलिसिल के बाद एक एसिड लगा दिए। तो ये कॉमन नेम में आपको याद रखना है। अगला ऑक्सीडेशन में आता है। अगर फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4, तो ये हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है, और इन भाई साहब का नाम है बेंजोक्विनोन। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पर क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? बेंजोक्विनोन। एंड एक रिएक्शन, प्लीज एक और रिएक्शन देख लीजिए। हमें पता है आप देख के बोर हो चुके हैं, बट पढ़ाई भी तो जरूरी है। अगर हम फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट कराएंगे, जिंक डस्ट, नॉट जिंक, जिंक डस्ट या पाउडर जिंक दे सकता है, तो हमें बेंजीन दे देता है। तो बच्चों यहाँ एल्डिहाइड की एल्कोहल फिनॉल के बाद अगला टॉपिक जो आपका आता है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिन्हें कहते हैं ईथर। वही हमारा, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, ईथर क्या होता है? ROR डैश।
ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं ईथर। ईथर के अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ईथर का प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला प्रिपरेशन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये कैसे होता है, ये दूसरे कलर से देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में रखते हैं, और एक बात ध्यान रखनी है 413 केल्विन पे, अगर इतने पे इसे रखेंगे तो ये हमें बना के दे देगा CH3CH2O CH2CH3। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस प्रोसेस से हम ईथर बनाते हैं तो जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल हो जाता है, और सिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। जब ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन होता है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम रहेंगे तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। देखिए दोनों जगह पे दो दो कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा तरीका, वापस से दूसरे कलर से लिखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। क्या है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान तरीका होता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, RH एल्काइल हैलाइड प्लस RONA प्लस RONA, ये होता है। यहाँ से NaX बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये RR सेम ग्रुप भी हो सकता है, अलग ग्रुप भी हो सकता है, तो हमें मिल जाएगा ROR'। तो जब हम कोई अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले और सबसे आगे जो आता है वो आता है विलियमसन सिंथेसिस। अगर हम लोग ईथर बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी एक मिनट, एरोमेटिक ईथर, तो हम क्या करेंगे एरोमेटिक ईथर के लिए, सोडियम फिनॉक्साइड ले लेंगे। देखिए इसको कहते हैं सोडियम, इसके कारण वो फिनॉल से बना है तो फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये भाई सब पूरे बाहर हो जाएंगे NaX के फॉर्म में, और हमें मिल क्या जाएगा, ये ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर। एक कॉमन साइक्लिक ईथर होता है जिसका आपको नाम पता होना चाहिए, और इनवाइस आपको कहते हैं एनिसोल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब वहीं अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो बहुत ही सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। आइए देख लेते हैं एक ही बार में। तो ये रहा आपका ईथर। तो बेंजीन ग्रुप का अगर ईथर रहेगा, मतलब एरोमेटिक ईथर रहेगा, तो वो हैलोजिनेशन देगा, जैसे कि सारे हेलोल्केन्स दे रहे थे। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन किस पोजीशन पे देगा बच्चों, आपको पता है, ऑर्थो और पैरा पे। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये स्टेबल होगा। दूसरा जो ये देना चाह रहा है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट बच्चों अभी पिछले में पढ़े हैं, कॉन्क HNO3 एंड H2SO4। अटैकिंग कौन सा करता है, NO2+, और जैसे ही हम NO2+ को एक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, पैरा पे आएगा और ऑर्थो पे आएगा। एंड एज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा, क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। फिर आता है बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट होगा HSO3,
और वापस से अटैकिंग रिएजेंट HSO3 होगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट एज ऑलवेज पैरा। इसके बाद आता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें एनहाइड्रस AlCl3 तो रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 तो रहेगा, पर इसके बाद कौन रहेगा वो डिसाइड करता है कि अल्काइलेशन हो रहा है या एसाइलेशन हो रहा है। अगर CH3Cl रहा तो अल्काइलेशन होगा, और चलिए CH3 ना लेके R ले लेते हैं, RCOCl रहा तो एसाइलेशन होगा। इसमें अटैकिंग ग्रुप हो जाता है CH3 और वापस से अटैक सेम कंडीशन में होता है, सेम पोजीशन पे होता है। एक होगा पैरा पे, CH3 की जगह बच्चों R भी ले सकते हैं आप लोग, और एक होगा ऑर्थो पे, और मेजर एज ऑलवेज पैरा। RCOCl में अटैकिंग रिएजेंट COR होता है, तो OR के बाद एक बनेगा यहाँ पे जो कि पैरा होगा, और एक बनेगा यहाँ पे जो कि ऑर्थो होगा। एंड एज ऑलवेज ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये थी आपकी बच्चों ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर की बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज होती नहीं है। तो इतने के बाद आपका चैप्टर फिनिश होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपका थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय श्री राम।